चाय पे चर्चा। चाय चाय ये रेडियो लेक सिटी है, हमारे साथ हैं उदयपुर के एक मशहूर कलाकार शाहनवाज़ ख़ान। शाहनवाज़, ये बताएं कि ये कला का शौक़ कब और कैसे पड़ा? सर, ये बचपन से मैं टीवी पर देखा करता था। कहीं कोई बैंड कोई परफॉर्म कर रहा है, कोई गा रहा है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम एक बैंड देखा। उसमें कई लोग इंग्लिश गा रहे हैं, हिंदी गा रहे हैं, तो मेरे दिल में आया कि मैं भी गाऊं। तो उस टाइम पे एक एल्बम हिट हुई थी अताउल्ला खान की, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मैंने बोला यार, ये तो आवाज़ मैं भी निकाल सकता हूँ। तो बचपन से मुझे मिमिक्री का भी शौक़ रहा है, तो वो आवाज़ मैंने हूबहू निकाला। तो मेरे जो फादर थे उन्होंने बोला, बेटा तुझे गाने का शौक़ है, मुझे ऐसा लग रहा है। उनको तब तक पता नहीं था कि मैं गा सकता हूँ। फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा वापस गाओ ज़रा। मैंने कहा अच्छा सिला दिया तूने। उन्होंने कहा अरे यार, सेम आवाज़ निकाल रहा है। तो सर वो फिर फादर की तरफ से थोड़ा पुशअप हुआ। उन्होंने एक एकेडमी चलती थी, वहाँ मुझे भेजा। वहाँ मैंने थोड़ी सी तालीम ली, तो थोड़ा थोड़ा संगीत को समझने लगा। फिर वहाँ से अब तक का सफ़र ही है, हमने पूरा किया। ये जब अच्छा सिला शुरू हुआ तब आपकी उम्र कितनी थी? उम्र मेरी सर शायद 9 साल का था मैं। ये बताएं कि ये संगीत के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जन्मजात होता है जी। कुछ लोग कहते हैं कि संगीत जन्मजात हो न हो, अगर आप मेहनत करें, रियाज करें तो भी जी। आप अच्छे संगीतकार बन सकते हैं। जी। आपकी क्या राय है? सर इसमें मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरे ब्लड में म्यूज़िक नहीं था, क्योंकि मेरे फादर तो शुरू से एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। तो उनको बिल्कुल दूर दूर तक समझ नहीं आती सा रे गा। लेकिन अभी का जो वक्त है, इसमें कोई भी अपनी कला मतलब संगीत में आगे जा सकता है, अगर उसको शौक़ है तो। शौक़ फिर वो अपनी आजीविका का साधन भी बना लेता है, अगर अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है। तो मेरे साथ यही हुआ, मेरे ब्लड में नहीं था। बस हाँ, मेरी नानी सुरीली थी, वो कभी कभी गुनगुनाती थी, तो मेरे को लगता था शायद सुर यहाँ से आ गए। बाकी कोई भी नहीं, ब्लड में नहीं था। तो अभी यही होता है कि संगीत जो है किसी की मतलब बापोती जिसे बोलते हैं, जो पहले से लेके पैदा होता है, ऐसा नहीं है। अभी के ज़माने में कोई भी कभी भी अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है, वो अपनी कला दुनिया में अपनी प्रचलित कर सकता है। तो हर बंदे को शौक़ है तो वो इस लाइन में आगे जा सकता है, स्टैब्लिश हो सकता है इसमें। शाहनवाज़, अपनी नानी के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या गाया करती थी वे? नानी जी मेरी गाती थी, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा।
चाय पे चर्चा में शरीक हैं उदयपुर के एक मशहूर और उभरते कलाकार शाहनवाज खान। शाहनवाज, ऐसा माने कि नानी का गीत गाना या उनके सुर कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर आए, जी। बताएं कि ये फिर आगे और बढ़े, यानी संगीत जो भीतर थोड़ा बहुत था जी। उसे और परवरिश मिले, इसके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा किया? फिर सर मैंने एक गुरु नहीं बनाया, मैंने जिसे देखा उसे अपना गुरु बनाता गया, क्योंकि अभी का जो वक्त है वो एक ही पद्धति का अगर आपने संगीत सीखा है तो आप उस दायरे में ही घूमते रहेंगे। अभी का ज़माना ये है कि हमें क्लासिकल भी गाना होता है, रॉक भी गाना होता है। रॉक में कई तरह के टशन्स होते हैं जिसमें गले को क्रैश करके गाया जाता है, ये उस टाइप की जो वॉइस होती है। एक होता है ये हो गया सॉफ्ट। वो सब तरह के लोगों को देख के मैंने सबको गुरु माना और सबकी चीज़ थोड़ी थोड़ी अर्न करता गया, तो ये निखार अब आने लगा है। संगीत में एक बात मानी जाती है कि चाहे जितना बड़ा संगीतकार हो या छोटा हो, उसे कोई न कोई एक गुरु ज़रूर चाहिए, और कई लोगों के बहुत सारे गुरु भी होते हैं। तो अगर गुरुओं का जिक्र करें तो कौन कौन से गुरु हैं जो आपको याद आते हैं? रफ़ी साहब को पहली बार सुना तो उन्हें गुरु मान लिया, उनके गाने गाने लगा। लेकिन जब पता चला वर्सेटैलिटी भी कोई चीज़ होती है, वो किशोर दा में थी कि हर तरह का हर फन मौला एक ही इंसान बना म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो लेजेंडरी है। तो उनको देख के मुझे और इंस्पायर हुआ, तो मैंने कहा ये करना पड़े जो किशोर दा कर रहे हैं। तो रफ़ी साहब सेम सीधा सीधा गाना, अच्छा सुरीला गाना, बहुत अच्छा गाते हैं। मैं उनको फर्स्ट गुरु उनको ही बनाया। लेकिन सेकंड फिर किशोर दा को फॉलो किया। किशोर दा को फॉलो करने से मेरे फॉल्सेटो क्लियर हो गए, जो ये फॉल्सेटो जो वॉइस निकलती है, ये मैंने उनको देख के सीखी है, ताकि ये वेस्टर्न में ही मेरे काम आती है। रफ़ी साहब की वजह से सुर मिले थे, बंदा परवर में कहाँ, तो पूरे सटीक सुर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। किशोर दा से मुझे ये मिला, और थोड़ा उन्होंने रिदमिक गाने गाए, मेडलेस गाई, तो उनसे थोड़ा नॉलेज मिला। फिर ज़माना चेंज हुआ तो फिर नए ज़माने में मैंने सोनू निगम सर को अपना आइडल समझ लिया। वो भी आज के ज़माने के, वो रफ़ी साहब को फॉलो करते थे। जी बिल्कुल, वो रफ़ी साहब को ही फॉलो करते थे, और बाद में उन्होंने भी किशोर दा को फॉलो करके अपनी एक पहचान बनाई। तो वो भी उनसे इंस्पायर इसलिए हुआ कि वो जब इस लाइन में आए थे तो फर्स्ट टाइम उन्होंने भी अताउल्लाह के गाने से ही वो एंट्री करी थी, अच्छा सिला दिया। बस फ़र्क इतना है कि मैं उनकी नकल कर रहा था, मेन जो अताउल्लाह पाकिस्तानी है। फिर रफ़ी साहब के सॉन्ग्स भी बहुत गाए। फिर रफ़ी साहब के सॉन्ग्स, उन्होंने एल्बम्स वगैरह बहुत सारे वॉल्यूम्स निकाले टी सीरीज़ के ज़रिए। तो मैंने उनको फॉलो किया और मैंने बोला यार मुझे बनना इनके जैसा है। तो एक ख्वाहिश और तमन्ना सी पैदा हो गई कि कभी ना कभी इनके साथ या तो परफॉर्म करूँगा, या इनसे मिलूँगा, या इनसे सीखूँगा। और वो एक रियलिटी शो में पूरा हुआ फिर वो सपना मेरा। फिलहाल आपकी पसंद का कौन सा गीत सुने? नए में या पुराने में? पुराने में रफ़ी साहब से ही शुरू करता हूँ, जिन्हें गुरु माना। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पा
ये रेडियो लेक सिटी है, प्रोग्राम है चाय पे चर्चा और हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुर के एक उभरते हुए संगीतकार शाहनवाज खान। शाहनवाज, संगीत की इतनी यात्रा, इसमें इतने सारे फिल्मी सिंगर्स से प्रभावित हुए, लेकिन एक बात और कही जाती है कि भारत में ख़ास तौर पर कोई भी कलाकार अगर गाता है, अच्छा गायक बनना चाहता है, तो थोड़ी बहुत शास्त्रीय संगीत की तालीम ज़रूरी होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये ज़रूरी है शास्त्रीय संगीत की तालीम, तो तुमने ली या नहीं? बिल्कुल सर, मैंने तालीम ली है अपने गुरुओं से। तो गुरु का नाम भी बता सकता हूँ मैं कि एक तो राशिद खान साहब हैं, उनसे मैंने तालीम ली है। नफ़ीज़ अहमद जयपुरी साहब हैं, उनसे तालीम ली है। और फिर एक इस दुनिया में रहे नहीं हैं वो सर, उन्होंने भी मैंने फ़र्स्ट टाइम सा लगाना उनसे ही सीखा था। तो कहने का मतलब ये एक बेस होता है, अगर बेस क्लियर है तो आपका रास्ता भी क्लियर है। बेस क्लियर नहीं है तो मुश्किलात आती हैं आगे जाके। टेक्निक से हम अभी के ज़माने में सीख तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फसावट आ जाती है, रुकावट आ जाती है। तो बेस अगर क्लियर है तो अभी के ज़माने की फिर टेक्निक अगर उसके साथ जोड़ दी जाए तो उसके अंदर और निखार आ जाएगा। भांति भांति का म्यूज़िक आपके अंदर होना चाहिए। इसीलिए मैं हर कैटेगरी का म्यूज़िक सुनता हूँ। एक दायरा नहीं है कि मैं यही सुनूंगा या वही सुनूंगा। मैं मतलब गज़ल भी सुनता हूँ, गीत भी सुनता हूँ, भजन भी सुनता हूँ, इंग्लिश भी सुनता हूँ, रॉक भी सुनता हूँ। एकदम ठाबन जैसे केसरिया वालम अगर कोई लंगा लोग गा रहे हैं तो वो भी मैं उनको गुरु मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। कहीं जाता हूँ उनको सुनता हूँ। केसरिया मतलब वो उनका जो टोन है वो सुनिएगा। बालमा, यहाँ तक तो ठीक है, सॉफ्ट आ रहा है। निया वो, ये हमारा राजस्थान की जो है स्टाइल। आवो, जो गुजराती से भी मिलती है। आवो नी पधारो नी मारे देश। लेकिन जब वो लंगा लोग ऊपर जाते हैं वो गुजरात से डिफरेंट हो जाता है। ओ केसरिया, ये है सर जी। थोड़ा सा ये बताएं कि शास्त्रीय संगीत की तालीम लेने से क्या चीज़ें नई थी जो तुम्हारी गायकी और गले में आई? शास्त्रीय संगीत से बेस क्लियर हुआ, जैसा मैंने कहा है। तो बेस में ये होता है कि कितना आप खरज में गाते हो। वो कहते हैं ना, पानी में उतर के देखो, जितना डीप जाओगे उतनी आपकी सांसें बढ़ेंगी, यानी आपकी ब्रीथिंग बढ़ेगी। तो मैंने यही देखा, अपना बेस क्लियर किया, अपने जो खरज के जो स्वर थे उसको लगा के उतना ही टीप पे मैं सटीक सुर लगाने लगा। तो मेरे रियाज में बहुत उससे मेरे को मिला है, सहारा मिला है कि यार वाकई कुछ निखार हुआ है। यानी मंद्र सप्तक के सुर ज़्यादा अच्छे लगने लगे खरज में। शाहनवाज, शास्त्रीय संगीत का जब हम जिक्र करते हैं तो कौन से ऐसे गाने हैं जो है तो शास्त्रीय संगीत आधारित लेकिन लोकप्रिय भी हुए और तुम्हें पसंद भी है और उसे सुनाओगे भी? जी बिल्कुल सर। शास्त्रीय संगीत की बात करें तो यानी क्लासिकल से रिलेटेड, तो मैंने रफ़ी साहब का एक गाना सुना था, मधुबन में राधिका नाचे रे, जो मतलब अपनी एक भजन भी है, अच्छा गाना भी कह सकते हैं, और सीखने के लिए उसमें बहुत कुछ होता है। तो वो फर्स्ट मैंने गाया था। सुनाऊं कहो तो थोड़ा? यानी ये हमने हमारा सुर साध लिया है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। ये रफ़ी साहब की जो लाइन थी वो मैंने सुनाई। लेकिन हमारे उस्ताद से हमने क्या सीखा, मधुबन में राधिका वो अलग ढंग से गाते थे। मधुबन में राधिका नाचे, यानी ये राधिका शब्द को इतना तोड़ मरोड़ के उन्होंने सेट किया, तो मैं उनसे प्रभावित हुआ। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे।
पग में घूंघर बांध के आ, 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 पग में घूंघर बांध के घूंघटा मुख पर डार के नैनन में गजरा लगा के रे मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी आ, आ, दौलत छम छम कामनी चमकत जैसे दामनी चंचल प्यारी छप लागे रे मधुबन में राधिका नाचे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता नाचत छुम छुम तथई ताता छुम छुम चनन छुम छुम चनन क्रांता 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 था 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 मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। सारे सागरे मग पमा ध पानी ध सा सारे सा नि ध पमा पा ध नि सारे सा नि ध पमा पा ग म ध पा ग म रे सा। मधुबन में राधिका नाचे रे सा सा नि ध पमा पा ध पा ग म रे सा नि रे सा सा ध ग म ध नि ध सा। मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना नादर दिरता नीता धारे ओ दे ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर 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 धातिर किड़ता के तुम तिरी किड़ता का तिरी किड़ता धाने नादर दिरता नीता ओ दे नादर दिरता नीता ओ दे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना।
रेडियो लेक सिटी है। इस वक्त हम बातें कर रहे हैं शाहनवाज खान से। आप उदयपुर के उदीयमान गायक और संगीतकार हैं। शाहनवाज, गायकी के बाद दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती है जो रियलिटी शोज़ में ज़रूरी होती है। जी सर। तो रियलिटी शोज़ में गए हो, बताओ कि खाली गायकी के अलावा क्या क्या और चीज़ें वहाँ थीं जो करनी पड़ी और उन्हें भी कैसे सीखा और कैसे उनको अंजाम दिया? बिल्कुल सर। जब यहाँ स्टेज पे गाते थे तो बात अलग थी, और जब रियलिटी शो के एक कंपटीशन में गया तो वहाँ पता चला गाने की टेक्निक्स, मतलब कितने तरीके से माइक को पकड़ा जाता है, क्या रेंज होती है, तब माइक दूर किया जाता है, कितना डिस्टेंस होता है, कैसे खड़े रहते हैं, क्या हाव भाव होते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन देखा जाता है, हमारे शब्दों का वज़न देखा जाता है। कई बार हम गाना तो गाते हैं लेकिन शब्द छोटे पड़ जाते हैं। उससे प्रभावित तभी इंसान होता है जब उस वज़न वाले शब्दों को आदमी सुर में ढाल के और गाता है। दूसरी बात, इतनी सारी पब्लिक स्टेज पे लग होती है, लाइव का मामला होता है, वहाँ पहले ही पता होता है कि 2.5 मिनट में ही आपको सब करना है। सबसे बड़ा तो टेंशन ये हो जाता है, यानी 2.5 मिनट में क्या सुना है, आलाप लगाए या गाना गाए। तो उन सब से निकल कर अपनी एक पहचान बनाना सर बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत कुछ वहाँ के जो मेंटोर थे उन्होंने हमको सिखाया, और वही मैं अभी अपने अंदर जी रहा हूँ और किसी को भी शेयर करता हूँ ये बात कि ऐसे गाया जाता है। क्या क्या चीज़ें सीखी? जैसे सर सटीक नोट लगाना, क्योंकि इंसान गाता है सटीक नोट एकदम से नहीं लगाता जब हाई पिच पे जाता हो। जैसे तू न जाने आस पास, तो मैंने बोला तू, लेकिन क्या होता तू, यानी बंदा गाता तो हूँ का सहारा लेके तू पे पहुँचता है, यानी उस सीढ़ी पे डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रहा है। तू कहाँ, तू ना, मैंने बीच में एक भी शब्द नहीं बोला और डायरेक्ट तू पे पहुँच गया। तो एक तो ये टेक्निक होती है कि उस सुर को तरीके से समझना। फिर दूसरा जो उसका उतार होता है वो सीढ़ी नुमा होता है। वो कहते हैं एक सीढ़ी चूके तो आप सारी छलांग लग जाएगी, तो गलत हो जाता है। तू न जाने आस पास है खुदा, अब यहाँ सॉफ्ट टच आ गया तो सॉफ्टनेस भी बरकरार रहे। गानों के बोल भी हाई पिच के, यानी कोई कहता है सूफी है ऊंचा गाएगा, बिल्कुल गाएंगे, लेकिन सॉफ्ट जहाँ रहा है वहाँ सॉफ्ट अंदाज भी देना पड़ता है। तू न जाने आस पास है खुदा, हरकत भी आ गई। अब हरकत में भी सर सीढ़ी नुमा ही होता है, जैसे उतार चढ़ते हैं, उतार उतरते हैं, ऐसे चढ़ना भी सीढ़ी नुमा ही है ऐसे चढ़ते हैं। तो ये टेक्निक्स तो वहाँ काम आ गई। फिर जब इंसान ऊंचा गाता है तो उसका मुंह कई बार बनने लगता है, यानी बड़े अजीब अजीब से चेहरे बनाता है। उसको लगता है मैं गाना गा रहा हूँ यार, ये स्वर तो कोई ऐसा टेढ़ा स्वर, ऐसा मुंह बनाता है। लेकिन उस चेहरे को भी अच्छा बना करके आपको पेश करना होता है, तभी तो आपकी पर्सनालिटी वहाँ नज़र आती है कि यार ये बच्चा गा रहा है लेकिन इसके हाव भाव भी बहुत अच्छे हैं। ये भी सीखना पड़ता है। दूसरा, ताल का पक्का। ताल का अगर पक्का नहीं है तो हरकत भी बाहर हो जाएगी, शब्द भी मीटर में नहीं होंगे। तो टेम्पो में भी रहना है, सारी बातों का ध्यान रखना है। और रियलिटी शो में इन बातों का से ज़्यादा ख्याल इस चीज़ का रखना है कि कब कौन से मिनट या सेकंड पे आप पे कैमरा आएगा। वहाँ 32 से 33 कैमरे लगे होते हैं। अब कौन सा कैमरा आपको फेस करके वो लाइन गानी होती है, तो सारी मेहनत तो वहीं लगती है। गाना तो रोज़ ही गा रहे थे, वहाँ सारी उन बातों की टेंशन रहती है, ये कैमरा इधर आ गया, अब उधर देखना, उसकी लाइन गानी। टीवी पे वही रिले होता है। ये है सर। थोड़ा सा ये बताएं कि बहुत सारे लोगों के मन में, ख़ास तौर पर वे लोग जो रियलिटी शोज़ देखते हैं, उनके मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि पूरा लिरिक, यानी आप लिरिक ना भूल जाएं, यानी पूरा गाना जो गा रहे हैं, जितने भी गाने आप गाते हैं वो आपको याद बाय हार्ट याद होने चाहिए। इसमें कितनी मेहनत लगती है? मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि अचानक से वो उसी दिन कह देते हैं कि आपको 2.5 मिनट का गाना दिया जा रहा है और आपको ये गाना है। तो उस जो मेरी परफॉर्मेंस से पहले जो टाइमिंग जिस परफॉर्मेंस का है, उतने वक्त में मुझे उस नंबर पे उसको याद करके आना है, और लिरिक्स भूलते ही नंबर कट हो जाते हैं। अब आप कितने भी अच्छा गाते हो, लिरिक्स भूले तो वो गाना ही अधूरा है, तो वहाँ जनता भी वोट नहीं करती है। एक प्रश्न और आता है साधारण लोगों के मन में कि रियलिटी शोज़ में जो कुछ होता है वो सब एक ड्रामे की तरह होता है, यानी प्लान्ड होता है। उसमें आप क्या गाएंगे, कितना गाएंगे, कौन सा व्यक्ति यहाँ तक कि फर्स्ट आएगा, कौन सा, ये सब डिसाइडेड होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें सर क्या कहूँ मैं आपको, जितना मैंने जिया है, देखा है, आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। ऐसा ही होता है कि एक टॉप जो 150 तक जो का सफ़र है, वहाँ तक तो सब सेलेक्शंस होते हैं। उसके बाद फिर फिक्स हो जाता है कि ये है, वो है, उसका नंबर ये, वो तब बाहर, ये सच गणित है, ये पूरी चली आ रही है कुल मिला के। मैं किसी रियलिटी शो की बुराई नहीं करना चाहता नाम लेके, लेकिन हाँ, ज़्यादातर यही होता है।
तो मैं बच्चों का दिल भी टूट जाता है कि इतनी मेहनत करके यहाँ आए। इसीलिए अभी एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब पे अपने गाने डालो, गाओ। अगर आप अच्छा गाते हो तो हो सकता है कोई आपको बुला ले। थोड़ा सा बात करते हैं अर्थशास्त्र की, क्योंकि संगीतकार या गायक वो उसी पर निर्भर है, यानी कला पर ही निर्भर है। कला उसका शौक तो है ही, लेकिन उसके ज़रिए उसका पेट भी बढ़ता है, उसके परिवार का पेट भी बढ़ता है, उसकी रोज़ी रोटी है। बिल्कुल। धीरे धीरे एक तो कोविड, और उसके बाद जैसे ये सीडीज़ बंद हुए, या आप ही मान के चलिए एक लोग पेन ड्राइव में या इस तरह के फॉर्मेट में गाने, जिन्हें चोरी के गाने कहेंगे, वो लेने लग गए। इसका कितना प्रभाव कलाकारों पर पड़ा? और अब जब संगीत डिजिटल माध्यम पर आ गया है, यानी आप किसी भी डिजिटल माध्यम पर देख रहे हैं, तो उसका कलाकार को कितना लाभ पहुंचता है, उसके पास कितने थोड़े बहुत छन कर पैसे आते नहीं आते, तो ये गणित कितना बदला है और इसका कितना नुकसान कलाकारों को, ख़ास तौर पर गायकों को हुआ है? बिल्कुल सर, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कलाकारों को, क्योंकि पहले वो अपनी आजीविका कहीं भी गा बजा करके किसी फंक्शंस में जाकर करते थे। मुझे ही बड़ी ये सोच के और तकलीफ़ होती है कि कैसे अपना गुजारा वो जो भी संगीत से जुड़े लोग हैं वो कैसे करते होंगे। तो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो डिजिटल में भी कुछ रूल्स हैं कि इतने हज़ार वॉच टाइम या इतने सब्सक्राइबर, उसके बाद भी चैनल मोनेटाइज, उसके बाद कुछ पैसा डॉलर्स में मिलने लगता है। तो वो हर बच्चे के बस में नहीं होता है। वो सिर्फ गा रहा है, उसे लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन वो आगे उसको आजीविका का साधन कुछ नहीं बन रहा, अर्निंग कुछ नहीं है। अब मान रहे हर बंदा सिंगर बन रहा है, कुछ भी गा रहा है, डिजिटल बता रहा है, लेकिन अक्सर ये देखा गया वो जब वो कवर सॉन्ग बना था उन्हीं पुराने गानों का, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ सी भी होती है। क्यों कि कवर सॉन्ग में वो म्यूज़िक तो पूरा देता नहीं, कवर यानी अनप्लग बना रहा है, अनप्लग चीज़ें होती हैं जिसमें लीड नहीं लगती है, एकोस्टिक गिटार पे ही गा लिया, तो वो धुन भी चेंज करके गा रहा होता है। तो जो हमारे लेजेंडरी हैं जिन्होंने इतना अच्छा अच्छा गा दिया, यानी गाने की आत्मा से आत्मा से प्यार नहीं, और सिर्फ अपना गाना बेचने लग रहे हैं वो सर। तो मेरे को बड़ी तकलीफ़ होती है, वो जो हम सुनते आए और हम सुनाना चाहते हैं। ठीक है, आज मैंने भी सीखा, मैं चाहता हूँ एक ही गाने के कई वर्जन्स में, एक लाइन के कई वर्जन सुना दूँ, लेकिन मैं ओरिजिनलिटी को तो नहीं छोड़ सकता ना। उनसे ही सीखे है, उनकी बात को कैसे छोड़ दें। तो दुख तकलीफ़ इसलिए भी आती। ठीक है, अब ज़माना है, कोविड है, घर में बैठ के सब गा रहे हैं, अवेयरनेस के तौर पे कहीं शो तो हो नहीं रहा है, तो अपनी आवाज़ की पहचान वो एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए बना रहे हैं, लेकिन अर्निंग का कुछ नहीं है सर, सिर्फ अपनी पहचान ही बना रहे हो। बहुत मुश्किल है भी जो सरवाइव कर रहा है एक संगीतज्ञ या म्यूज़िक से जुड़े लोग हैं, बहुत मुश्किल है। इस सब पर, इन सब मुश्किलों के बीच कोविड की कितनी मार कलाकारों पर पड़ी? कोविड की सर बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, क्योंकि कभी सुनने में आता है कोविड अब थोड़ी सही होने लगा है, अब सब खुलने लग जाएगा, तो कई सारी बुकिंग्स मिलने की अफवाहें आने लग जाती कि भाई ये अब शादियां ब्याह वापस चलेंगी और शुरू होगा वापस काम। लेकिन जैसी कोई बुकिंग होती है तो एडवांस देने वाला भी ये बोलता है कि अरे यार वो वापस कोई लहर आ रही है तीसरी, तो अचानक से फिर वो कैंसिल हो जाता है। यानी वो आस बनती और टूटती है, आस बनती और टूटती है। तो बस मैं दुआ यही करता हूँ जल्द से जल्द ये आस बनी रहे और टूटने वाली ना बने, मतलब बनी रहे, सब कुछ क्लियर हो जाए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जीना मुश्किल हो रहा है सर। शाहनवाज, आपकी पसंद का एक गीत सुनवाइए। बिल्कुल सर, मैं अब सोनू निगम सर का सुनाता हूँ। वेस्टर्न स्टाइल की सुनाता हूँ। दीवाना मैं हूँ, दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा, मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना, दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए।
दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना। मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना दीवाना। मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा। मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना दीवाना तेरा। तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए। दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा। मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना दीवाना तेरा। तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए। याद तेरी आने लगी, जान जाने लगी है। होके जुदा क्यों तू मुझे आजमाने लगी है। हो ये भी तो सोच ले, दिल है शीशा मेरा, जाने कब टूट जाए। दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी, तू आए ना प्यार तुझे जब से किया, भूल बैठा मैं सबको। तूने मगर जाना नहीं धड़कनों की तलब को। हो मेरे एहसास में तू ही तू बस गई, कौन तुझको बताए। दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए। दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा। मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना दीवाना तेरा। तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए। दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी,
ये रेडियो लिक सिटी है, हमारे साथ आज चाय पे चर्चा कर रहे हैं शाहनवाज खान। आप एक यंग और टैलेंटेड सिंगर हैं। शाहनवाज, ये बताओ कि रियाज, ऐसा माना जाता है कि कोई भी जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, चाहे आप खेलते हो या आप पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, आपको रियाज या अभ्यास ज़रूरी होता है, और संगीत के मामले में इसे अनिवार्य माना जाता है। बड़े बड़े शास्त्रीय संगीत के कलाकार ख़ास तौर पर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे का रियाज करते हैं, और यही बात स्पोर्ट्स में भी लागू होती है। कोई खिलाड़ी अगर खेल रहा है, नीरज चोपड़ा अगर जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही जाकर उन्होंने 86 मीटर फेंक दिया। वर्कआउट तो हर चीज़ में 8 घंटे 10 घंटे रोज़ उनकी भी प्रैक्टिस होती है। तो क्या ये रियाज एक कलाकार के लिए ज़रूरी है, और है तो कितना करते हो? रियाज और सर कैसे करते हो? बिल्कुल सर, रियाज करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैं कोविड की बात करूं तो कोविड में कहीं शोज़ तो थे नहीं, तो कलाकार क्या सोचता है, घर पे ही टाइम पास, घर के उसमें बिज़ी हो जाता है शेड्यूल में, तो रियाज उसका हो नहीं पाता है। लेकिन जो इस लाइन से जुड़े ही हैं और इससे ही कमाते हैं, उनको तो करना पड़ेगा। बिना रियाज के क्या होता है, आप अगर 10 दिन ना गाएं, ना बोलें, तो हमारा गला भी चुप हो जाता है। गला चुप होता है, सुर नहीं लगते हैं, गला अटकने लगता है बात करने में, तो ये तो फिर गाना है। तो गाने के लिए रियाज बहुत ज़रूरी है। तो मेरा रियाज तो सर इसलिए हो जाता है, जब मैं थोड़ी सी बच्चों को ट्रेनिंग भी दे देता हूँ कभी कभी, तो उनको सिखाने मेरा रियाज हो जाता है। स्पेशल मैं सा का सुर साध के नहीं बैठता, उनको हर तरह का जब ऊंचा नीचा गाता हूँ, तो मेरा रियाज तो इसलिए हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इतना बड़ा कलाकार तो नहीं, लेकिन सारे म्यूजिशंस और जो इस लाइन से जुड़े हैं, कि वो बिना रियाज के तो परफॉर्म करें भी नहीं। क्योंकि हमारे जो बड़े हुए हैं, जिनसे हम देख के सीखे हैं, वो भी कभी शो के लिए जाते थे, तो जिस गाड़ी में जाने तक का जो सफ़र है उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, वो अपना सा वही सब करते हुए वहाँ पहुंचते थे, ताकि गला रवां हो जाए। जिम में इंसान जाता है, जिम में वर्कआउट, वो बोलते हैं वर्कआउट तो करना पड़ेगा, तब आप थोड़े एकदम से इसके लायक हो जाओगे। हम सोचते हैं डायरेक्ट डंबल उठाएं, ऐसा होता नहीं। तो गले को रियाज दे के ही अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी है। कितने घंटे रियाज करते हो? सर मेरा तो पूरा दिन ही रियाज में चला जाता है, क्योंकि खुद के लिए बैठता हूँ कुछ गाना तैयार करने या कुछ सीखने सिखाने की बात, तो वो 2 से 3 घंटे खुद का तो रियाज होता ही है। फिर मेरे कुछ बच्चे आते हैं मुझसे सीखने, जो मैं टेक्निक्स, जिस ज़माने से मैं बात करता हूँ टेक्निक्स की, किस तरह से क्या करना है, कैसे गाना है, कैसे उसको आसान किया जाए, तो उनको सिखाने में मेरा आधा रियाज वहाँ हो जाता है। नींद या सपनों में तो नहीं गाते? नहीं, नींद और सपनों में नहीं गाता सर। सपनों की बात करते हैं जी। ऐसा माना जाता है कि जो भी कलाकार भारतवर्ष के किसी भी कोने में है, उसका एक ही सपना होता है कि वो बॉम्बे जाए, यानी बॉलीवुड में कोई न कोई जगह बनाए। अगर अच्छा गाता है तो वो फिल्मी गीत गाए, अच्छा लिखता है तो फिल्मी गीतकार बने, अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है तो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखे। ये एक सपना होता है। ये सपना है या नहीं, और है तो इसको पूरा करने के लिए क्या कुछ कर रहे हो? सर ये सपना बिल्कुल सबका होता है, और मेरा भी था और है। लेकिन क्या है कि वो कहते हैं उम्र के साथ सब सोचना पड़ता है। एक उम्र होती है तभी आदमी भाग रहा होता है और आगे निकल जाता है। लेकिन अब मेरी उम्र भी आधे मझधार में आ गई है, मतलब। तो अब मैं एक बार तो अपना नाम बना चुका हूँ, या लोगों को बता चुका हूँ। ये उस मालिक का करम था और आपकी सबकी बड़ों की दुआएं थी कि मैं वहाँ तक पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद जब मैंने देखा बड़ी भागम भाग है इंडस्ट्री में, तो यार उन लोगों को भी काम नहीं, जो जिनके बच्चे, जिनके पिताजी ये कर गए, उनको भी काम नहीं। वो कहते हैं सर हमारे पास काम नहीं है। तो नए ज़माने का कोई भी सिंगर एक यूनिक वॉइस भी वहाँ जाके अपनी एक पहचान बना लेती है। एक रात में गाना हिट होता है, एक साथ वो 1-2 साल तक उसका नाम चलता है। तो इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये लफड़ा चलता है। तो मैंने अपने दिल और दिमाग को ये समझाया है, बने भी रहना है, डटे भी रहना है। क्योंकि बड़ा तो हम एक पल में बन जाते हैं, लेकिन घट जाती है वो इज़्ज़त कुछ पल बाद। तो एक क्यों ना हम ऐसा करें कि बने रहें, हमारा नाम लोगों में याद रहे। तो अब मैं अपने चेले को तैयार कर रहा हूँ, बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, जो इस नाम को बनाए रखेंगे। कभी आगे भी जाएंगे तो जैसे मैंने मेरे गुरुओं का नाम रखा है, आज कोई पूछता है किससे सीखे, तो मैं कहता हूँ मैंने उन सर से तालीम ली। तो ऐसे मेरे चेले भी वो नाम बनाए रखें। अगर किस्मत में हुआ तो ज़रूर जाएंगे, कभी मूवी का चांस मिला तो गाएंगे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मझधार में आके मैं इतना आगे और जा पाऊँगा। हताश होकर नहीं, आदमी को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में। तो अगर जाना लिखा हुआ तो आपकी दुआ से ज़रूर जाऊंगा, और नहीं तो इन बच्चों से अपना नाम बनाए रखूंगा। रियलिटी शोज़ को भी एक ज़रिया माना जाता है कि ये एक तरीका है, या यूँ मान के चलिए कि शॉर्टकट है, जिसके ज़रिए आप नोटिस होते हैं और आपको फिल्मों में चांस मिल सकता है। कितना मिलता है और उसे आप कितना भुना पाते हैं वो एक अलग मुद्दा है। इस बात में कितनी सच्चाई है?
इसमें सर ये कहना चाहूँगा, जब एक मकाम पे आप पहुँच जाते हो, आपको लोग, आपकी शख्सियत हो जाती है, लोग आपको जानने लगते हैं, लेकिन वो कुछ पल का ही खेल होता है। जब तक वो गाना से रिलेटेड आपका मार्केट में कुछ चल रहा होता है तब तक। अगर कुछ टाइम काम ना मिले, कुछ टाइम आप नज़र ना आए, तो यानी वो सेलिब्रिटी भी धुंधलाहट के पर्दों के पीछे चली जाती है। तो किसी ना किसी बात में उसे आगे आना होता है, चाहे वो मैगजीन्स में आए, न्यूज़पेपर में आए, या कोई न्यूज़ में, टीवी न्यूज़ में आए। उसका ये बड़ी मजबूरी बन जाती है। जैसा कि मैंने कहा, बड़े रहना मुश्किल है, बड़े बनना पल का खेल है। तो जैसे अब अमिताभ साहब हैं, तो बड़े ही बने ही हैं आज तक, उनका कोई बुरा ही नहीं कर सकता जीवन में या ज़िंदगी में। तो उसमें यही दिक्कत आती है कि उससे छोटा पर्दे का कलाकार मैं सही मानता हूँ, जो कम से कम डेली उसको हम टीवी के छोटे पर्दे पे रोज़ सुनते हैं, रोज़ देखते हैं। अगर किसी सीरियल का कोई गाना ही चल रहा है, हमारे बच्चों को भी याद हो जाता है। वो गाना हो नहीं हो, वो एक रूटीन में आया है और कुछ दिन बाद चला जाएगा। फिर कोई नया सिंगर गाएगा, फिर रूटीन में आएगा, चला जाएगा, यानी गायब होता जाता है। इसलिए आज भी मैं अपने जो बड़े, जिनको देख के सीखा, जिन रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, उनको ही आज तक अपना आधार मान के चल रहा हूँ, क्योंकि वो सदाबहार रहेंगे और उन्हें हम जीते रहेंगे। गॉड फादर या मेंटर, ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड में अगर आपको एंट्री चाहिए तो एक व्यक्ति ऐसा जो आपके सिर पे हाथ रखे, या आपको पुश करे, या आपकी सिफारिश करे, ऐसा सच में होता है? ऐसा सर तब होता है जब प्लस तो आपकी काबिलियत देखी जाती है कि आप में क्या कुव्वत है, क्या कितनी बात है, कितना आपका नॉलेज है। अगर वो नॉलेज किसी को पसंद आ जाए, वो होता है गॉड फादर। वो फिर अप्रोच लगाता है कि मेरा एक बच्चा है, मैं उसे भेज रहा हूँ, आज स्टूडियो में ज़रा उसकी एक लाइन सुन लो। अब होता क्या है, अप्रोच लगा दी, स्टूडियो भी बंदा जाता है, लेकिन उसे गवाया नहीं जाता है। वहाँ स्टूडियो वाले फ्री तो होते नहीं हैं, वो भी पहले से किसी को बैठा रखा, उन्होंने एंगेज कर रखा है। फिर वापस फ़ोन लगवाना पड़ता है, तो उसकी एक लाइन सुनी जाती है। अब अगर वो बंदा जो गॉड फादर बना है, उसकी बातचीत कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर बातचीत अच्छी है तो बच्चे को डायरेक्ट पुशअप हो जाता है और एक अच्छा सा गाना मिल जाता है। अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा सीखने के बाद भी उसको चक्कर ही काटने होते हैं। शाहनवाज, एक गीत और सुनते हैं तुम्हारी आवाज़ में। बिल्कुल सर। तो क्या सूफ़ी सुनाऊं, भजन सुनाऊं, गज़ल सुनाऊं, आप बताएं, आपकी पसंद। नया सुनाता हूँ अरिजीत साहब का। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम।
कसम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना चाहने लगे हम तुझे कितना चाहने लगे हम इस जगह आ गई चाहते अब मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना चाहने लगे हम तुझे कितना चाहने लगे हम तुझे कितना चाहने लगे हम इस वक्त आप रेडियो लेक सिटी के साथ हैं और रेडियो लेक सिटी के साथ हैं उदयपुर के एक टैलेंटेड सिंगर और म्यूजिशियन शाहनवाज खान। शाहनवाज, उदयपुर का होना, उदयपुर शहर में रहना और उसके साथ संगीत को साधना, इससे क्या मुश्किलें हुई या कुछ मदद हुई? बिल्कुल सर, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा पहले तो मैं यहीं का बाशिंदा हूँ, यहीं पे रहा, यहीं पला बड़ा, तो मेरे लिए, मैं यहाँ के लिए सेलिब्रिटी हूँ भी नहीं। मैं ना कहता हूँ ना किसी से कहलवाना चाहता हूँ कि कोई मुझे बोले सेलिब्रिटी। मैं उनका बच्चा हूँ, अपना बच्चा हूँ, इसी शहर में बड़ा हुआ हूँ। जब मैं एक रियलिटी शो में गया तो वहाँ पे नाम आ रहा था, तो मैं और मेरा पार्टनर रतलाम शहर से था और मैं उदयपुर शहर से। तो वहाँ हमारे जज गुरु जो थे वो संजय लीला बंसाली साहब, उन्होंने कहा रतलाम की टीम आज यहाँ परफॉर्म करेगी, वो मेरे बच्चे हैं जो आज यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो सर आप बात नहीं मानोगे, मैं अपने मेवाड़ के लिए वहाँ इतने बड़े चैनल पे बोल पड़ा, सर एक मिनट कट करो, जबकि ऑन एयर हो रहा था वो सब। मैंने कहा कट करो सर, वो मैं मेवाड़ की धरती राजस्थान में जगह है जहाँ के राणा प्रताप हैं, मैं लेक सिटी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ एक नाम ज़रूर बोलें सर, नहीं तो लोग सोचेंगे शाहनवाज गया है लेकिन वो रतलाम का नाम क्यों आ रहा है। तो मैं अपने शहर के लिए वहाँ भी इतनी बड़ी बात उनसे लड़ पड़ा। तो उन्होंने बोला, वो नाराज़ भी हुआ, अरे यार बाद में बोल देते, पर बाद में सर बोलता मेरे शहर का नाम तो नहीं आया, मेरे अपने ही लोग अपने परिवार वाले बोलेंगे रहने वाला यहाँ का, रतलाम का नाम क्यों। तो मैंने बोला और उन्होंने अपनी बात को वापस एक्सेप्ट किया कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, धन्य हो भाई तुम। तो उन्होंने बोला ठीक है, उदयपुर और रतलाम शहर से दीवाना ग्रुप हमारे बीच में, तो अपने शहर का नाम सर, मैं तो बॉम्बे तक भी जाऊंगा तो मैं मेरे शहर को कभी नहीं छोड़ सकता, अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता। इसलिए बहुत बड़ा योगदान है, इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया और देता रहा है। आज भी अगर मैं यहाँ रहता हूँ, बॉम्बे नहीं रहता हूँ पर काम बॉम्बे लेवल का करता हूँ, उदयपुर से उड़ता हूँ, बॉम्बे जाके शो करता हूँ, बॉम्बे वाले बुलाते हैं पर कहता हूँ उदयपुर से बुलाना। दुनिया उल्टी चलती है, जब सेलिब्रिटी बनती है तो रहते कहीं भी हैं, कहते हैं मुंबई से आऊँगा मैं, तो ये तो झूठ है। मैं सच में जीता हूँ, आज मैं जीता हूँ, मैं आऊँगा उदयपुर से, टैग भली बॉम्बे का लगाओ, जब शो में जाता हूँ और स्टेज पे आता हूँ तो कहता हूँ मैं उदयपुर लेक सिटी से आया हूँ, आया भली बॉम्बे से हूँ लेक सिटी से। उदयपुर के लोगों से जाते जाते क्या कहोगे?
मैं सर उदयपुर के लोगों से मैं क्या बोलूँ कि यही कि खुश रहो, आबाद रहो, अपना ध्यान रखो। ये नहीं कहूँगा खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, हैदराबाद रहो, नहीं, उदयपुर में ही रहो और यहाँ रहकर अपने उदयपुर का जो नाम है वो रोशन करते रहो। पूरी दुनिया में जैसे खूबसूरत सिटी में नाम आता है, तो हमारे उदयपुर में कला के योगदान में भी मतलब ये उदयपुर का नाम बड़ा हो। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हर बंदा उदयपुर का कुछ ना कुछ करता रहे, जो आजकल जो सोशल मीडिया उस पर चलता रहे। शाहनवाज, जाते जाते सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत। जी सर, तो किशोरदा का सुनाता हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे,
का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चाय पे चर्चा